हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल द एक्सप्रेस पे। मैं प्रदीप यादव आप लोगों को पिछली क्लास तक में पढ़ाया था, बताया था कि मरणोत्तर काल के बारे में और जो विदेशी विदेशी राज्यों के बारे में, जैसे हिंद, यूनान, कुषाण, पार्थियन, इन सब के बारे में। तो ये लेक्चर दूसरा है, इसमें हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था कैसा था, व्यापार कैसा था, ये देखेंगे। लेकिन अगर किसी ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे उसके पहले, तो आप प्लीज कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और अब इसमें हम लोग देखते हैं लेक्चर 2 में मरणोत्तर काल में। तो इसमें देखते हैं मरणोत्तर कालीन अर्थव्यवस्था। हेडिंग है मरणोत्तर कालीन अर्थव्यवस्था। मरणोत्तर कालीन अर्थव्यवस्था। अब इसमें लिखिएगा कि यह काल आर्थिक समृद्धि का काल था। यह काल आर्थिक समृद्धि का काल था। इस काल में इस समय समग्र भारत में तमाम उत्पादन केंद्र क्रियाशील थे। तमाम उत्पादन केंद्र क्रियाशील थे। इसमें सूती वस्त्र और रेशम वस्त्र, धातु की बनी वस्तुएं और हाथी दांत बहुमूल्य रत्न आदि महत्वपूर्ण थे। इस समय मुद्रा तथा पूंजी बाजार काफी विकसित था। श्रेणी संगठन काफी सक्रिय थे। राज्य श्रेणी संगठन को स्वायत्तता देते थे। तो ये जो श्रेणी संगठन आ रहा है, तो हम लोगों ने बुद्ध काल में शायद पढ़ा था कि ये जो श्रेणी संगठन के अंदर मतलब जैसे बड़े व्यापारी से लेके छोटे किसानों तक ये एक क्रम होता कि माल ढुलाई कौन करेगा, माल उत्पादन से लेके मतलब छोटे विक्रेताओं तक ये पूरा जो एक क्रम बनता है उसी को श्रेणी संगठन कहते हैं। अब हम देखते हैं इसी में कि यह द्वितीय नगरीकरण के काल में था। यह द्वितीय नगरीकरण के टाइम का था। फिर इस समय हम देखेंगे कि इस समय हड़प्पा ही जैसे शतरंजनुमा व्यवस्था जो है इस टाइम पीरियड में मरणोत्तर काल में देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि व्यापार की बात करें तो व्यापार इनका काफी सक्रिय था। आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार दोनों तरह से होते थे। आंतरिक में जो भारत में जो बंदरगाह थे वो काफी सक्रिय थे, और जो बाह्य व्यापार थे विदेशों से, तो जैसे रोम हुआ, मध्य एशिया हुआ, चीन हुआ, तिब्बत हुआ, इन सब से। तो इसमें लिखिएगा कि आंतरिक तथा बाह्य दोनों व्यापार विकसित थे, दोनों व्यापार अच्छी स्थिति में थे। और आंतरिक व्यापार इसमें लिखिएगा कि इस समय देश में दोनों तटों पर बंदरगाह सक्रिय थे। यहाँ से अनेक मार्ग आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ते थे। उत्तरापथ के साथ साथ दक्षिणा जो पथ है वो भी, कहने का मतलब है कि अजंता से लेकर अरिका मेरू तक, मतलब उत्तरापथ से लेकर दक्षिणापथ तक का इसमें चर्चा मिलती है। और प्रत्येक नगरों के बीच बेहतर संपर्क
बेहतर संपर्क था। तो आंतरिक व्यापार जो है इनका काफी अच्छी स्थिति थी इसमें। फिर अगर हम बात करें तो बाह्य व्यापार की, अब इसमें लिखिएगा कि इनका जो भारत का विदेशी व्यापार बाह्य व्यापार का काफी अच्छा स्थिति था और इसमें जो रोम वाला व्यापार महत्वपूर्ण है। तो हेडिंग डाल लीजिए कि भारत रोम व्यापार। अब देखिए रोम में भारत की बनी विलासी वस्तुओं की मांग अधिक थी, विलासी वस्तुओं की मांग अधिक थी। पूरे व्यापार पर भारत ही संतुलन करता था। रोम का जो सीनेट था, रोम के सीनेट में काफी बार यह चर्चा थी कि व्यापार जो है रोम का काफी घाटे में रहता था। लगभग 55 करोड़ सेस्टर मतलब गोल्ड कॉइन्स रोम घाटे में जाता था व्यापार से। तो भारत रोम व्यापार मुख्यतः दक्षिण भारत से होता था। अब अगर हम आयात की बात करें कि क्या आयात होता था, तो हम देखते हैं कि सोना चांदी और मदिरा, रोमन बलाएं आदि जो है आयात होती थी। और निर्यात में अगर हम देखें तो सूती एवं रेशम के बने वस्त्र, मसाले और हाथी दांत की वस्तुएं, पशु पक्षी और कछुए की खोपड़ी आदि ये आयात होता था। अगर हम बात करें भारत के सक्रिय बंदरगाह की, भारत के कौन से सक्रिय बंदरगाह थे, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो सक्रिय बंदरगाह थे वो, अगर ये भारत का नक्शा माना जाए तो ये ताम्रलिप्ति और ये है भिगकच्छ, भड़ोच सोपारा और यहाँ जो दक्षिण में कोरकई है। फिर 1 2 3 यहाँ पे कन्नौज और मुजरिस और एक है। और फिर यहाँ पे अगर बात करें हम तो यहाँ पे हो गया मुसलीपट्टनम और फिर अरिका, यहाँ पे एक आ जाता है अरिका मेहू और फिर एक है कावेरी पट्टनम। तो जो बंदरगाह सक्रिय थे, एक तो अरिका मेहू, एक मुजरिस और कोरकई, ये जो सब बंदरगाह थे सक्रिय थे। और पूरे प्राचीन भारत में हम देखेंगे कि जो इधर जो है जो साउथ का है दक्षिण में, ये सब बंदरगाह है। ये जो मुजरिस बंदरगाह है, यहाँ से उत्खनन द्वारा रोमन की तमाम वस्तुएं मिली और यहाँ पे रोम के जहाज लंगर डालते थे। फिर आ जाता है अरिका मेहू में। तो अरिका मेहू जो है यहाँ से रोम के सिक्के, वस्त्र रंगाई हौज आदि मिले हैं। और कोरकई यहाँ से जो है यह पांड्यों का महत्वपूर्ण बंदरगाह था तथा मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। पांड्यों का जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह था और मोती उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो ये तो हो गया बंदरगाह जो सक्रिय थे। अब हम मौर्योत्तर काल में ही जो विदेशी राज्य थे और जो देशी राज्य हुए थे,
उसी में आता है चेर, पांड्य और सातवाहन, ये सब देसी राज्य थे। तो इसके बारे में मैं इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं हूँ, बाकी आप लोग जब बुक में पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। तो अब हम अगला हेडिंग डाल लेते हैं कि भारत रोम व्यापार के विकास के कारण। भारत रोम व्यापार के विकास के कारण, विकास के कारण मतलब कौन से कारण थे जो भारत रोम व्यापार मतलब इतना विकसित हुआ। तो इसमें पहला था कि यूनानी नाविक हिप्पालस द्वारा मानसूनी हवाओं का खोज। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है कि भारत में गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन और मुद्रा एवं पूंजी बाजार की बेहतर स्थिति। तीसरा है भारतीय समाज द्वारा विदेशियों के साथ आत्मसातीकरण और विरोध नहीं करना। फिर लास्ट में है शासकीय सहयोग एवं दूतों का आदान प्रदान। तो ये तो हो गया भारत रोम व्यापार के जो विकसित होने के कारण हैं। अब हम अगर बात करें कि जो मौर्योत्तर काल का अगर हम देखें कला एवं स्थापत्य में, तो मौर्योत्तर काल में जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कि मंदिर जो स्थापत्य था, मंदिर स्थापत्य, ये मौर्योत्तर काल की ही देन है। भारत में सर्वप्रथम मंदिर इसी काल में जो है हुआ था। फिर स्तूप स्थापत्य, इसी में स्तूप स्थापत्य ये भी इसी में है। स्तूप जो है स्थापत्य इसी में हुआ। फिर अगर हम इसमें देखें स्तूपों के मुख्यतः 4 प्रकार हैं और सांची स्तूप, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं ये सब इसके। और इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो बौद्ध काल में हम लोग देखे थे कि इसमें जो है चैत्य विहार के बारे में इसी में बताते हैं। मथुरा कला इसी में आएगा, गांधार कला वो सब इसी में देखेंगे, अजंता की चित्रकला इसी में है। तो ये सब जो कला वाला पोर्शन है वो हम कभी और बताएंगे। बाकी कल हम जब बनाएंगे तो कल हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का जो हीनयान महायान था, इसी टाइम पीरियड में उसमें कुछ चेंजेस हुए थे हीनयान और महायान में, वो भी इसी में है। हम अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो समाज है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो समाज में ज्यादा कुछ है नहीं, समाज वैसे ही था पहले जैसे, बस हम लोग गुप्त काल जो है कल पढ़ेंगे। यहाँ से आगे जो है